कार्यक्रम के अगले चरण में मैं इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर हरवंश दीक्षित जी को मंच पर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आभार आपका यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई लेकिन बड़े विद्वान श्री अशोक मेहता जी, प्रोफेसर शर्मा जी और मेरे अत्यंत विद्वान मित्र भाई प्रोफेसर अमरपाल सिंह साहब, चंद्रप्रकाश जी और इस महान स्थली पर यहाँ उपस्थित हमारे अत्यंत सम्मानित सुधी हमारे मित्रगण, आदरणीय बहनें। दो तीन बातों में शुरू कुछ नॉन ट्रेडिशनल बातों से करता हूँ अपनी बात। नंबर एक, मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी विनम्र मान्यता है कि हर वाइब्रेंट समाज शाश्वत चिरंतन ट्रांजिशन फेज में रहता है। जो भी समाज विकासशील होगा, जो भी समाज अपने आप को बेहतर करना चाहता होगा, वो कभी भी स्थिर नहीं होता। माइक्रो लेवल पर हर समय वो अपने कमियों के बारे में उसका आकलन करता रहता है और आगे कुछ क्या कर सकते हैं उसके बारे में योजनाएं बनाता रहता है। हम भी उस पूरे और मैक्रो लेवल पर हम एक गोल तय कर लेते हैं और अपने आप हम माइंडसेट में पूरे सम्मान के साथ अपने मित्रों के लिए एक बात चर्चा करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से माइंडसेट तैयार हो जाए, सबसे अच्छी बात है। इससे सुखद तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन माइंडसेट को तैयार वैसे ही बात की जाए क्या, कुछ लिख दिया। माइंडसेट को तैयार करने के लिए हम अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कानून और संविधान भी कई बार माइंडसेट को तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। एक जमाना हुआ करता था जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण साधन ये जो हमारी धार्मिक मतलब धार्मिक इकट्ठा होने की प्रक्रिया होती थी, ये कुंभ महाकुंभ होता था, इसमें हम कर लेते थे अपना। या जो भक्ति आंदोलन हुआ तो उन आंदोलनों के माध्यम से, रिफॉर्म करने वालों के माध्यम से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया। आगे चल कर के कानून सबसे ताकतवर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम के रूप में उभरा। मैं दो उदाहरणों से अपनी बात पे आता हूँ, क्योंकि ये बेसिक था इसलिए मैं चर्चा करना मैंने उचित समझा। मैं दो उदाहरण देता हूँ। मुझे वो दिन याद है मेरे विद्यार्थी जीवन में, शायद ही उस जमाने में स्टोव का चलन बहुत हुआ करता था, शायद ही किसी दिन अखबार की सुर्खी ये बात न बनती हो कि अमुक घर पर लड़की स्टोव से भोजन तैयार करते समय जल करके स्टोव फट गया, मर गई। ये मैंने सुना है, मैंने देखा है और मेरे विद्यार्थी जीवन में अखबारों में रोज निकलता था। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर के, मिसयूज को लेकर के हमारी तमाम रिजर्वेशन हो सकते हैं, हम तमाम बातें कह सकते हैं कानून के विद्यार्थी के रूप में भी और समाज के हिस्से के रूप में भी, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं दूसरे पहलू पे आ रहा हूँ कि आज 2023 में अगर हम ये कहते हैं कि ये हथियार के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ये ढाल के रूप में कम इस्तेमाल हो रहा है, तो कम से कम हम ये बात मान रहे हैं कि समाज की सोच इस सीमा तक जरूर बदली है कि कोई व्यक्ति उसके मिसयूज के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि अनंत काल तक हम क्यों प्रतीक्षा नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण है, मैंने अपने बचपन में और आप लोगों ने मेरे देखा होगा, छुआछूत को हो सकता है कि मैंने अनजाने में बरता। मैं बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक अपना आकलन कर रहा हूं अपने बचपन का, और आज के दिन मेरे जैसा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि ये SC/ST एक्ट की देन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की देन है या किसकी देन है, लेकिन मेरी विनम्र सम्मति है कि चाहे थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन रहा हो, उसके डिटरेंस का कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से पड़ा है। संविधान केवल लोगों को रेगुलेट करने का एक माध्यम नहीं होता, या कि कोई भी कानून।
संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ लोगों को शिक्षित करने का भी एक माध्यम होता है। अमेरिका जो 1779 में है, 2023 में नहीं है। इक्वलिटी हर समय सापेक्ष होती है। इट इज नेवर एग्जिस्ट इन वैक्यूम। ये हर समय रिलेटिव होती है। हम केवल ये आकलन करते हैं कि हम 1779 में क्या थे, 2023 में क्या हैं। हम ये आकलन करते हैं कि सन 47 में हमारा व्यवहार कैसा था, आज हमारा व्यवहार कैसा है। और आज अब मैं इसलिए मेरा विनम्र मानना इसलिए है कि ठीक है, अच्छा हो कि हम माइंडसेट डेवलप कर लें, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सम्मति ये है कि इस प्रकार के जो सुझाव आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में हो या कि कानून के, यद्यपि ये कानून नहीं है लेकिन कानून जैसा इस सेंस में है कि इसको कानून का रूप देकर के तमाम जगहों पर लागू किया जा रहा है। तो ये हमें प्रशिक्षित भी कर रहा है, आने वाले लोगों को तैयार भी कर रहा है। और जो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, इसमें कमियां तो होंगी, हर समय कमियां होंगी। वो एक मैंने कविता पढ़ी थी कि जो हकीकत चाहते हो ख्वाब देखो, ख़त्म हो तो शुरू कर लो नए सिर से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे तौर पे कभी सफल होगा कुछ भी, एक कभी नहीं होता। इट नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। लेकिन इतिहास में ये भी हुआ है, जब मैं पढ़ता हूँ कि अपने यहाँ ये जो कोडिफिकेशन का किस प्रकार से हम, जैसे मनुस्मृति है, स्मृतियों को हम किस प्रकार से संशोधित करते थे, तो हमारे आज जैसी कोई पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जरूर नहीं थी, लेकिन हम करते क्या थे कि मनुस्मृति के ही नाम से किसी दूसरे विद्वान के द्वारा उसकी टीका लिख दिया करते थे और उसमें संशोधन हो जाता। आज हम उसका एक औपचारिक तौर तरीका लेते हैं, चाहे वो कानून बनाने के लिए हो या किस प्रकार की नीतियों को बनाने में। अब मैं मूल बात पे आता हूँ, इस शिक्षा नीति के बारे में। इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक ऐसा वीडियो, मेरे पास कितना समय है मेरे पास, 15 मिनट, मैं जल्दी ख़त्म करूंगा। बहुत शुद्धि मतलब मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को, इस महान धरती के महान सुधी आप मित्रों को, कि आप लोग मतलब कितने कृपालु हैं इस मामले में कि चर्चा में इतने सक्रियतापूर्वक भाग ले रहे हैं। मैं एक छोटे से वीडियो से अपनी बात कहूँगा और जल्दी कोशिश करूँगा। और हमारे छोटे भाई ने सिखाया है कि अपने ब्रीफ से बाहर कभी मत जाना। मैं ब्रीफ से बाहर नहीं जाऊँगा बिल्कुल, तो जो ब्रीफ है मैं उसके अंदर रहूँगा बिल्कुल। तो एक वीडियो आया, वीडियो में एक माँ है आयशा, उसकी बेटी है, बड़े शौक से, बेटियाँ बड़ी वो मतलब इस सेंस में कि व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि वो अधिक उत्साही और अपनी बातों को दिखाना और बताना कि भाई ठीक है देखो ये कैसा है। लड़के थोड़ा सा बुद्धू होते हैं इस मामले में, बेटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा अब इस मामले में रहती हैं। ठीक है, थैंक यू। तो एक बेटी अपनी माँ को दिखा रही है, माँ देखो ये मेरा ये कार्ड है, अपनी कॉपी दिखाती है अपनी माँ को। माँ कहते अरे वाह बेटे शाबाश, ये तो बहुत अच्छा, मैथ्स में तुम्हारे 50 में 50 हैं। अच्छा हिंदी में उसमें भी 50। आमतौर पर बच्चे बहुत गर्व महसूस करते हैं कहने में कि मैं तो हिंदी अच्छी नहीं आती, लेकिन बहरहाल उसमें उसने कृपा कर दी थी बनाने वाले ने कि हिंदी में भी 50 में 45-46 नंबर है, बाकी दूसरे विषयों में भी ठीक ठाक नंबर है। फिर अंग्रेजी का आता है तो अंग्रेजी में उसके 50 में 20 नंबर है। उसकी माँ नाराज होती, कहती बेटे अच्छा 50 में 20 नंबर, हमारे ज़माने में तो 17 नंबर पास मार्क होता था, आज तो 20 नंबर कुछ भी नहीं होता है। तो वो कहती अच्छा इतने कम नंबर का क्यों? तो बड़े भोलेपन से वो उत्तर देती है और कहती है माँ, एक प्रश्न 30 नंबर का वो आया था जिसमें ये कहा गया था कि 30 नंबर में तुम उन बातों को लिखो, अपने सपनों के बारे में लिखो। तो माँ चूँकि मैं सपने तो हिंदी में देखती हूँ और लिखना था अंग्रेजी में, इसलिए 30 नंबर का प्रश्न छूट गया। जो मैं बात अपनी कहना चाहता हूं कि उस उम्र में जहां पर हमें सपने देखने की हमारी उम्र होती है, ये नई शिक्षा नीति कम से कम ये लिबरेज देती है, ये अधिकार देती है, ये लिबर्टी देती है कि हम सपने देखने के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। इस लिमिटेशन के बावजूद भी कि यथासंभव ठीक है, मैं तो इसको भी कम नहीं मानता। यदि यथासंभव भी हो गया तो पहले वाले मजबूरी की तुलना में यथासंभव मैं एक डेवलपमेंट के रूप में देखता हूं। और आगे अगर हमारे अंदर क्षमता होगी, हम बेहतर कर पाएंगे तो यथासंभव को बाद में सभी स्वीकार कर लेंगे। मैंने वो दौर देखा है इसी देश में अब से 9 साल पहले, जब मेरे सामने कई विद्यार्थी आते थे और एक आध तो लोग, चूँकि जिस शहर में मैं लंबे समय तक रहा वो एक्सपोर्टर्स का शहर है,
तो कई बार एक्सपोर्टर जो आमतौर पर मुस्लिम होते थे, आते थे अपने बच्चों से, बच्चों को लेकर कहते कि सर ये हिंदी भी नहीं जानता और उर्दू भी नहीं जानता। तो मुझे इतना गुस्सा आता था। कहता था कि आप गलतफहमी में अंग्रेजी भी नहीं जानता। जो अपनी माँ को नहीं पहचानता ना, वो मौसी, चाची, दाई, ताई को कतई नहीं पहचानेगा। कम से कम इसने ये सुविधा तो दी है हमें। और भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि 9 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में जाके, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके, बाकी जगहों पर जाकर के इरादतन जो उस व्यक्ति ने हिंदी बोली है तो उसका प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से शुरू हुआ है। हम लोग या तमाम लोग, और हम तमाम लोग उसके, जब शुरू में हम जैसे लोगों ने शुरुआत की थी ऐसी 2 टियर में चलने की, तो वहाँ पर मैं देखता था लोगों को हिंदी में बोलना अपनी बेइज्जती मानते थे। प्लेन में शायद अभी भी है थोड़ा बहुत। अब कम से कम ये स्थितियाँ बन गई हैं तो मुझे आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। मेरे साथ तो एक मैंने बचपन में देखा था कि एक गोला हुआ करता था, जब भी हम उसे लिटाते तो वो खड़ा हो जाता था। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे हर एंगल से सब चीज़ें ठीक ठाक ही नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आने वाले वक्त में जो आदरणीय हमारे भाई प्रोफेसर शर्मा जी कह रहे थे, जो यथासंभव लिखा हुआ है, अगर हम मजबूत होंगे तो यथासंभव भी धीरे धीरे उसमें बदल जाएगा, धीरे धीरे वो स्वीकार्य हो जाएगा। क्योंकि अब कम से कम ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई जो हिंदी में बोलना या अपनी भाषा में बोलना अपनी बेइज्जती मानते हैं। और अधिकतर ये चलन यहाँ पर था, कभी भी बंगाली को बंगाली बोलने में शर्म नहीं आती थी या पंजाबी को पंजाबी बोलने में शर्म नहीं आती थी। हम हिंदी भाषियों के साथ ज़रा दिक्कत ज़्यादा थी, लेकिन हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब ये जो इसके तमाम हिस्से हैं शुरुआती, ये अच्छी बातें 3-4 बातें शुरू में कह के जो दिक्कतें आएंगी, चूँकि अधिकतर बड़ा हिस्सा हमारे विद्वान मित्र प्रोफेसर सिंह साहब ने चर्चा कर ली है, लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पर जो दिक्कतें आ रही हैं जिस पर हमें विचार करने की, मैं उसको डिमेरिट नहीं मान रहा हूँ। ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनकी चर्चा जरूर करना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है कम से कम 533 और वो 4 वाला सिस्टम जो है वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में सब कुछ बहुत ठीक तरीके से, और हम लोगों ने देखा, और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, 2030 तक करीब करीब हमारी 76-77% हम लोगों की वैसे भी लिटरेसी है। 2030 तक अगर हम लोगों ने ये किया है कि 100% हमारा GER हो जाएगा प्राइमरी लेवल पे, 35 तक हम अगर 50% हम कह रहे हैं कि GER हायर एजुकेशन में हो जाएगा, तो मुझे ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती। वी आर गोइंग टू अचीव इट। निश्चित आज 28.6% है टुडे, एज ऑफ ऑन डेट टुडे। तो आने वाले जो दिक्कतें आ रही हैं वो नंबर एक एक करके मैं आ रहा हूँ। इसमें जो सबसे अधिक परेशानी हो रही है, जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास के 2000, 3000, 4000 छात्र हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर हमारे मित्र कहा है कि ठीक है, एक विश्वविद्यालय है, आपका एक कैंपस है। परेशानी आज की तारीख में चूँकि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, आज की तारीख में उन विश्वविद्यालयों के लिए है, विशेषकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, जो 540, 550, 560 अफिलिएटेड कॉलेज रखते हैं, और जिनके यहाँ छात्रों, और जो एक तरफ अगर रेडियस में कहूँ तो रेडियस उनका 300 किलोमीटर का है। मैं एक एग्जांपल दूँ, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बरेली से उत्तराखंड का अंतिम छोर जो है वो तकरीबन 295 किलोमीटर है। आप कल्पना करिए, रेडियस बता रहा हूँ, त्रिज्या है ये। तो वहाँ ये दिक्कत ये आ रही है कि अगर सेमेस्टर में भी मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे लॉ का एग्ज़ाम अलग, हर समय उनका सेमेस्टर शुरू हो गया था, बाकी ह्यूमैनिटीज़ में बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो परेशानी एक दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने से जो दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है कि साल भर ये लोग या तो एडमिशन कर रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं, तीसरा कोई काम इनके पास बच नहीं रहा है। अच्छा, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ देयर एरिया, मोर बिकॉज ऑफ प्रेशर। एंड मैं समझता हूँ कि ये चुनौती ऐसी है जिस पर चिंता किए जाने की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, और मेरा आकलन ये है, मतलब विदेशों में आप सब जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसके पास 1 लाख छात्र होंगे, लेकिन यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है 1 लाख छात्र का होना, छात्राओं का होना। लाख छात्र तो कभी भी कहीं हो जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इसमें इसका यही है कि हर जिले में कम से कम 1 विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, हर जिले में, तभी आप न्याय कर पाएंगे। अगर दिल्ली जैसी जगह पर 5, 6, 7 यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, तो एक ज़िले में आप एक विश्वविद्यालय दीजिए, इसको लागू करना आसान हो जाएगा। दूसरी एक जो दिक्कत आ रही है वो
जो मल्टीलेटरल एंट्री और एग्जिट को लेकर के आ रही है। प्रॉब्लम मैं सामने रोज देख रहा हूँ। अभी उसमें जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उनको तो कंसेप्ट वो क्लियर है। जाति तौर पर मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जैसा कि हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अब वो कम से कम 3 साल कर लेगा तो 3 साल में डिग्री या 2 साल में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते चला जाएगा, कम से कम ये सुविधा रहेगी। लेकिन इसके लिए दिक्कत यह रही कि अभी भी लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन हो, कहाँ पर हो, कहाँ मुफीद होंगे, कहाँ प्रासंगिक नहीं है, इनको लेकर के विश्वविद्यालयों में अभी क्लैरिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ओपन इलेक्टिव की, जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉ में हमारे यहाँ अगर ओपन इलेक्टिव किसी ने ये कह दिया कि आप ओपन इलेक्टिव आप ड्राइंग पेंटिंग से लीजिए, ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग में तो बच्चे की रुचि होती है, वो बात समझ में आती है। लेकिन कई बार ओपन इलेक्टिव में ऐसे तमाम विषय आते हैं अलग अलग विषयों में जो कि उससे कोई तालमेल उनका नहीं होता और फैकल्टी की व्यवस्था, अच्छा 1 to 30 जो इसमें उद्देश्य रखा गया है, 30 लोगों पर एक, कुछ क्षेत्रों में 25 पे एक फैकल्टी मेंबर की, तो जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़बरदस्त कमी है, इस चुनौती को कैसे निपटना है, ये हमें बहुत काफ़ी ज़रूरी है। इसके बारे में चिंता करना, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चिंता करना, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हों उनको चिंता करना, और जो मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट है इसको ज़रा और साफ़ करने की आवश्यकता है और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो एक जो हमारे यहाँ खैर वो हमारे देश में ये मजबूरी भी है, क्योंकि ऊपर से एक आदेश आ गया। मैं उसकी निंदा करने की नीयत से नहीं, मैं लिमिटेशन या मजबूरी की नीयत से बता रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से या फॉर दैट मैटर यूजीसी से आ गया यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ आम तौर पर ईश्वर मुझे माफ़ करे और आप लोग माफ़ करिएगा, जो लोग दिमाग लगाते हों उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम तौर पर वो जस का तस आगे भेज देते हैं। रजिस्ट्रार के पास आया, रजिस्ट्रार ने डीन एकेडमिक्स के पास भेज दिया, डीन एकेडमिक्स ने एज सच उसको बगैर उसको पढ़े हुए, बगैर उसको देखे भी आगे कर दिया। मेरी सम्मति इस मामले में यह है कि इस मामले में अगर जब भी लागू करना हो तो एक ओरिएंटेशन, जो जानकार लोग हैं, जहाँ पर भी जानकार लोग रहते हों, उन लोगों का एक पूल तैयार करके लोगों को बताने की आवश्यकता है। अगली बात जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात कहता हूँ कि अगर हमारे बहुत अच्छे लोग हार्वर्ड में जा कर के, येल यूनिवर्सिटी में जा कर के, ऑक्सफोर्ड में जा कर के, कैम्ब्रिज में जा कर के बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए हैं, तो हम ये बेईमानी क्यों करते हैं कि उन्हें हम यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, जो एक्रीडिटेशन के मानक हमारे हैं वही मानक उनके ऊपर लागू करिए। जितना मैं पढ़ पाया हूँ इस डॉक्यूमेंट को, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार दीजिएगा। एक्रीडिटेशन के लिए जो हमारे लिए तो उसके लिए स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लगता है कि ये गलती से वो ओमिट कर दिया, जानबूझ करके नहीं, लगता है कि इसको उन्होंने छोड़ दिया है। उनके ऊपर ये किस सीमा तक लागू होगा ये दस्तावेज मौन है। जो मेरी जानकारी है, अगर है तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को सुधार लूँगा, तो उसे वही लेवल होना चाहिए। खराबी इस बात में नहीं है कि कौन आ रहा है, परेशानी केवल इस बात में है कि स्तर कैसा है। तो स्तर ठीक रखने का या उसको जांचने का जो तौर तरीका होगा वो स्टेट ही तय करेगा। अल्टीमेटली ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो मानक तय करे, और मानकों को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है वो इस बात को मॉनिटर करे। स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट के माने दोनों आते हैं हमारे कानून की परिभाषा में, ऊपर भी नीचे स्टेट्स भी, बाकी लोग भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी। नेक्स्ट है कि उनके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हो गया, सेंटर्स के बारे में हो गया, और एक दो बातें और दिमाग में थी इन्हीं को लेकर के, जिनको लेकर शंका व्यक्त की जा रही थी कि हाँ उनके ऊपर नियम क्या लागू होंगे। तो ठीक है, जो बाकी रेगुलेटरी तौर तरीके हमारे ऊपर लागू होते हैं वो उनके ऊपर लागू हों। और सो फार कोर्सेज, हाँ एक और ये इसलिए ज़रूरी हुआ कि मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से इसको बुरा इसलिए नहीं मानता
कि अगर मैं ये मानता हूँ या हम लोग ये मानते हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, तो ठीक है, हम अपने ज्ञान को बाहर ले जाएंगे। अगर उसमें ताकत होगी, उसमें अच्छाई होगी, तो बाहर का व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। तो वाइस वर्सा हम वही लिबर्टी, वही लेवल प्लेइंग फील्ड हम दूसरे को क्यों नहीं दे सकते? आइए हम उनको भी देते हैं। हम अपने आप को उनके बराबर या उनके जैसा, उनसे बेहतर बनाएंगे। तो व्यक्तिगत मेरी सम्मति में, और सुमस इवन फॉरेन प्रेस के मामले में मेरी व्यक्तिगत मैं ये निंदा के रूप में नहीं, लेकिन एक सजेशन के रूप में कह रहा हूँ कि ये प्रेस वाले तो इतनी जिसकी चर्चा कर रहे थे आप, इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये एकमात्र ताकतवर संस्था है, एक आध और को छोड़ करके जिनसे भाई जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर जो कोई किसी रेगुलेशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मीडिया रेगुलेशन बिल कम से कम इसके 6 ड्राफ्ट तैयार हो चुके, अंतिम 2006 में आया था ब्रॉडकास्टिंग विधेयक, और ये मानने को तैयार नहीं। ये कहते हैं कि हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन इज नो रेगुलेशन, और हम कुछ भी दिखाएंगे टीआरपी के लिए, तो और ठीक है, वहाँ पर जिस प्रकार से रेगुलेशन है, और इसी तरह से दूसरे एक मामले में भी हमें अगर रेगुलेशन है कोई, तो हम उसमें जो कमी है उसको तो दूर कर सकते हैं। रेगुलेशन से किसी प्रकार का हमें कोई उज्र नहीं होना चाहिए, कोई इससे हमारी असहमति नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में बाकी की ही तरह हो सकता है कि लिमिटेशंस हों जैसे बाकी में रहीं, लेकिन मैं ये भी जानता, जो अनुभव से है, मेरे अनुभव से है, वो ये है कि जैसे बाकी को हमने जिस सीमा तक कर सके उस सीमा तक लागू किया, आने वाले समय में अगर नई चुनौतियां आती हैं तो नई चुनौतियों के लिए और फिर नए और मानक तय करेंगे, और आखिर नए मानक गढ़ना ही तो हमारे बेहतर होने की सबसे बड़ा मापदंड है। अगर नए मानक तैयार नहीं होते, या नई बात नहीं, नया मानक तैयार करने वाला या नई बात कहने वाला हर व्यक्ति विद्रोही होता है, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे सुकरात हो। अगर जान के बारे में सोचा होता तो हम बेहतर नहीं हो सकते, वो डिस्कार्ड भी हो सकते हैं या अदरवाइज बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो ये भी जो शुरुआत हुई है, मेरी विनम्र सम्मति है कि फ़िलहाल उसको लागू करने की में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही। अच्छा हाँ, एक बात रह गई थी जो दिमाग से निकल रही थी। आने वाले समय में इस दस्तावेज में ये व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में हम कॉलेजेस को डिग्री देने की, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा स्टेटस देंगे आने वाले 15 वर्षों में। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर कॉलेजेस, फॉर एवरीथिंग। निश्चित रूप से हो तो अच्छी बात है, जैसे ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, लेकिन बगैर किसी मजबूत मापदंड को पूरा किए इसमें जल्दबाजी करने से बचने की आवश्यकता है। ये नोट ऑफ कॉशन है मेरी ओर से। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कमतर है, मुझे कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सरकारी इंस्टीट्यूशन से बेहतर भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ भी हो वहाँ पर जो मानक हैं उनका कठोरतापूर्वक पालन हो। मैं समझता हूँ कि यही सब कुछ चुनौतियाँ हैं जो आने वाले समय में होंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन चुनौतियों को ये एक परिवेश तैयार करने में मदद करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ठीक है, शुरू में जब भी नया कानून लागू होता है तो उसके बारे में तमाम भ्रांतियाँ होती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं। मुझे तो एक हमारे टीचर हुआ करते तो जमींदार थे, यहीं कछवा के पास के रहने वाले। जब जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पास हुआ तो वो हमारे गुरुजी हमें जमींदारी एबॉलिशन पढ़ाते थे BHU में। तो उन्होंने कहा, उनके पिता जमींदार थे, चूँकि जमींदारी सिस्टम देखा था उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि बाभन बछिया की हिम्मत है। समझ रहे हैं बात मेरी? बाभन मीन्स ब्राह्मण, बछिया मीन्स शिक ऑफ, गाय का जो बच्चा होता है। ब्राह्मण वहाँ पर प्रतीक जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि बाभन बछिया में ताकत है कि जमींदारी ले लेंगे हमारी। ये सन 54-52 में बात कही जा रही थी, आज एक भी जमींदार नहीं है। तो शुरू में इस तरह की बातें हर जगह होती हैं। जब भी हम कानून लेकर के आते हैं, जब भी नया कानून, जब भी, और विशेषकर जो रिफॉर्मेटरी लॉज होते हैं उसमें तो निश्चित रूप से, और ये शिक्षा, ये भी निश्चित रूप से रिफॉर्मेशन की दशा में एक कदम है। जितना तीव्र रिफॉर्मेशन होगा
उतना ही तीव्र विरोध भी होगा, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन हाँ, ये जो आप लोगों ने तैयार किया है मंच और तैयार किया है पृष्ठभूमि और जिस तरीके से आप लोगों ने चर्चा शुरू की है, उम्मीद है कि इसकी कमियों को एक तरफ करते हुए अच्छाइयों को लेकर के और जो बातें इसमें बेहतर हो सकती हैं उस पर चर्चा करके इसको और बेहतर किया जा सकेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी ओर से आभार। थैंक यू वेरी मच।